हेलो एवरीवन। आज है 19 मार्च 2021। मैं हूं नीरज कुमार कैथल और आप देख रहे हैं फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन आवर टुडेज वीडियो। आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज Which of the following nursing action is required before giving solid food after anesthesia? एक पेशेंट है जिसमें एनेस्थीसिया दिया गया था, अब आप उसे सॉलिड फूड देना चाहते हैं। याद रखिएगा, गौर कीजिएगा, सॉलिड फूड देना चाहते हैं तो नीचे बताए ऑप्शंस में से कौन सा एक्शन आप परफॉर्म करेंगे या क्या चेक करेंगे। ऑप्शन ए, चेक फॉर बाउल साउंड एंड पासिंग फ्लैटस। हम उस पेशेंट के अंदर बाउल साउंड मौजूद है या नहीं और उसने गैस पास की है या नहीं, इस चीज को चेक करेंगे। या फिर हम यूरिन आउटपुट चेक करेंगे, या फिर पर्सन का वेट चेक करेंगे, या फिर प्रेजेंस ऑफ गैग रिफ्लेक्स को चेक करेंगे। नेवर बी कंफ्यूज। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज चेक फॉर बाउल साउंड एंड पासिंग फ्लैटस। जब कभी भी किसी पर्सन को एनेस्थीसिया दिया गया हो, एनेस्थीसिया का असर खत्म हुआ है या नहीं, इस चीज को आपको उसे कुछ भी माउथ से देने से पहले चेक करना है। इस क्वेश्चन में जिन लोगों ने ऑप्शन डी को करेक्ट माना था वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो आंसर गलत है, बिकॉज गैग रिफ्लेक्स का चेक आप उस समय करते हैं जब एनेस्थीसिया के बाद आप पहली बार पर्सन को खाना या कुछ दे रहे होते हैं सब्सटेंस, और वो मोस्टली लिक्विड होता है। तो यदि आप एनेस्थीसिया से रिकवर्ड पेशेंट को कोई लिक्विड सब्सटेंस देते हैं तो उसमें आप गैग रिफ्लेक्स की प्रेजेंस को चेक करते हैं, उसके बाद ही आपको लिक्विड देना चाहिए। और इस क्वेश्चन के अनुसार आप पर्सन को सॉलिड फूड देना चाह रहे हैं तो सॉलिड फूड हमेशा लिक्विड को देने के बाद दिया जाता है। और इस सिचुएशन में हमें देखना होता है कि पर्सन की जो इंटेस्टाइन है उसमें मोटिलिटी यानी मूवमेंट एक्टिव हुई है या नहीं है। इस चीज़ के लिए हम चेक करते हैं वहाँ पर बाउल साउंड प्रेजेंट है या नहीं, उसने गैस पास की है या नहीं। यदि पर्सन ने गैस पास की है, बाउल साउंड मौजूद है, तो फिर हमें उसे सॉलिड फूड देना चाहिए। हॉस्पिटल सेटिंग्स में जो लोग काम कर रहे हैं, अक्सर देखिएगा डॉक्टर जब राउंड्स पर आते हैं, ऑपरेशन के बाद पेशेंट को देखते हैं तो स्टेथोस्कोप की मदद से अस्कल्टेट करते हैं उसके स्टमक को और फिर बताते हैं कि हाँ अब आप खाना दे सकते हैं। उनका यही पर्पस होता है कि वो सब जाकर बाउल साउंड को चेक करते हैं कि पर्सन के बाउल साउंड मौजूद है या नहीं। अगर बाउल साउंड मौजूद रहते हैं तो डॉक्टर कह सकते हैं कि आप पेशेंट को खाना दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बाइसॉप स्कोर इज यूज्ड फॉर। बाइसॉप स्कोर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। ऑप्शन ए, इंडक्शन ऑफ लेबर। ऑप्शन बी, फीटल मॉनिटरिंग। ऑप्शन सी, प्रोग्रेस ऑफ लेबर। ऑप्शन डी, फीटल वेलबींग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज इंडक्शन ऑफ लेबर। किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर लेबर शुरू हुआ है या नहीं, इस चीज के निर्धारण हेतु हम बाइसॉप स्कोर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ पीपीई। पीपीई किट का फुल फॉर्म आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिकॉज कोरोना इज रिटर्निंग। आप लोग भी अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें, कोरोना लौट रहा है, बी अवेयर। पीपीई का एक्सपेंशन क्या होता है। ऑप्शन ए, पेशेंट प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट, या फिर प्राइमरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पीपीई किट का फुल फॉर्म बताना है आपको। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, personal protective equipment. Personal protective equipment is the expansion of PPE kit. Question number 4, what is the term used to denote parrot like repetition of words spoken by other persons? यदि किसी पर्सन के द्वारा या पेशेंट के द्वारा दूसरे के कहे हुए शब्दों को बार बार बिना किसी उद्देश्य से
दोहराया जाता है, रिपीट किया जाता है। जैसे कि हमारी बातों को सुनकर तोता हमारी बातों को दोहराता है, उस प्रकार से यदि कोई पर्सन करता है तो इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को आप एक शब्द में क्या कहेंगे? एनमेशमेंट, इकोप्रेक्सिया, इकोलेलिया या फिर नियोलॉजिज्म? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, इकोलेलिया। यदि कोई पर्सन बिना किसी पर्पस के किसी और पर्सन के द्वारा कही गई बातों को बार बार दोहराता है, रिपीट करता है, तो इस सिचुएशन को आप इकोलेलिया के नाम से जानते हैं। मीनिंगलेस रिपीटिशन ऑफ अनदर पर्सन्स स्पोकन वर्ड नोन एज इकोलेलिया। वहीं पर इसी की एक सिमिलर टर्म है इकोप्रेक्सिया। इसके अंदर क्या होता है? इसमें पेशेंट किसी और व्यक्ति के द्वारा किए गए एक्शंस को बिना किसी उद्देश्य के बार बार दोहराता रहता है। इस सिचुएशन को इकोप्रेक्सिया के नाम से जानते हैं। इकोलेलिया के अंदर तो हम वर्ड्स को बोलते हैं बार बार, और इकोप्रेक्सिया के अंदर फिजिकल मूवमेंट को बार बार रिपीट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाइट measured of a 2 years old child is done by। 2 साल के बच्चे में हाइट मेजरमेंट आप किस उपकरण की सहायता से करेंगे? इन्फेंटोमीटर, स्टैंडियोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर या फिर गोनियोमीटर? प्रीवियस एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट। The correct answer of this question is option B, स्टैंडियोमीटर। स्टैंडियोमीटर की सहायता से हम 2 साल तक के बच्चे में हाइट मेजरमेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। द पोजीशन प्रोवाइडेड टू अ क्लाइंट आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी। यदि किसी पर्सन में टॉन्सिलेक्टोमी हुई है, उसके टॉन्सिल्स को निकाला गया है, तो इस प्रोसीजर के बाद आप पेशेंट को कौन सी पोजीशन देंगे? ऑप्शन ए सुपाइन, फॉवलर, ट्रेंडलबर्ग, लेफ्ट लेटरल? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, लेफ्ट लेटरल पोजीशन। टॉन्सिलेक्टोमी सर्जरी के बाद हम पेशेंट को बाईं करवट पर लेटाते हैं या सिंपली लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं, बिकॉज जब कभी भी हम पर्सन को लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं, इस सिचुएशन में एस्पायरेशन के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। सर्जिकल साइट से कुछ फ्लूइड या सिक्रीशन सिक्रीट होंगे। यदि पर्सन सुपाइन पोजीशन में होगा तो उस लिक्विड के, फ्लूइड के पर्सन के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने की संभावना अधिक होती है, एस्पायरेट करने की संभावना अधिक होती है। इस सिचुएशन से बचाने के लिए हम पर्सन को आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी लेफ्ट लेटरल पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। In demographic cycle, at which stage does India stands at present? CHO एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली MP CHO का एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। ऑप्शन ए हाई स्टेशनरी, लेट एक्सपेंडिंग, अर्ली एक्सपेंडिंग, लो स्टेशनरी? डेमोग्राफिक साइकिल में इंडिया का पोजीशन आपको बताना है। The right answer of this question is option B, late expanding। डेमोग्राफिक साइकिल में इंडिया लेट एक्सपेंडिंग सिचुएशन पोजीशन पे स्टैंड करता है। क्वेश्चन नंबर 8। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएं, इसे ज्वाइन करें। वहां से आपको सभी वीडियोस की PDF अवेलेबल होगी। और आप चाहें तो फेसबुक पर हमने आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर्स भी पोस्ट किए हैं। आप चाहें तो इससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोटा वायरस। बच्चों में डायरिया का मोस्ट कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है रोटा वायरस। अब इस रोटा वायरस को ट्रीट करने के लिए हम रोटा वैक्सीन लगाते हैं। और ये रोटा वैक्सीन जो है किस रूट से दी जाती है? ओरल, IM, IV, सबक्यूटेनियस? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। जो रोटा वैक्सीन है वो ओरल रूट से दिया जाता है।
5 ड्रॉप्स इसकी डोज होती है। याद रखिएगा, रोटा वायरस बच्चों में मोस्ट कॉमन डायरिया कॉज करने वाला वायरस माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट सफलिंग गेट। शॉर्ट सफलिंग गेट इज कैरेक्टरिस्टिकली सीन इन, ये शॉर्ट सफलिंग गेट जो है किस डिजीज कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा? एल्जाइमर्स, पार्किंसन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस या फिर माइस्थेनिया ग्रेविस? The right answer of this question is option B, Parkinson disease. Short shuffling gait, बिल्कुल धीरे धीरे चलना, लड़खड़ाते हुए चलना, झुककर चलना, पिन रोलिंग ट्रिमल्स, फेस लाइक मास्क लाइक फेस, ये सभी जो सिचुएशंस हैं, सभी जो सिम्टम्स हैं आपको पार्किंसन डिजीज में देखने को मिलेगी। पार्किंसन डिजीज में डोपामीन का लेवल बिगड़ जाता है, अल्टर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, द कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन इन केस ऑफ ट्विंस। यदि किसी प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर ट्विंस मौजूद हैं, गर्भ में 2 बच्चे मौजूद हैं, तो उनका सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रेजेंटेशन कौन सा होगा? बोथ वर्टेक्स, वन ब्रीच, ट्रांसवर्स, बोथ ब्रीच? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The correct answer of this question is option A, both vertex. यदि किसी फीमेल के अंदर 2 बच्चे मौजूद हैं, प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर 2 फीटस मौजूद हैं, तो दोनों का जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रेजेंटेशन होगा वो बोथ वर्टेक्स माना जाता है। नॉर्मली भी जो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है सिंगल बेबी की कंडीशन में भी ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, इंट्राओक्यूलर प्रेशर इज मेजर्ड बाय यूजिंग। किसी भी पर्सन के अंदर आपको IOP यदि निकालना है, चेक करना है, तो कौन से इंस्ट्रूमेंट की आप इस्तेमाल से ये काम करेंगे? टोनोमीटर, ऑप्थेल्मोस्कोप, सेनाइल चार्ट या फिर एंडोस्कोपी? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, टोनोमीटर। टोनोमीटर की सहायता से हम इंट्राओक्यूलर प्रेशर चेक करते हैं और इस पूरे प्रोसेस को आप टोनोमेट्री के नाम से जानते हैं। ग्लूकोमा एक ऐसी डिजीज़ कंडीशन होती है जिसमें पर्सन का इंट्राओक्यूलर प्रेशर यानी आंखों में फ्लूइड के द्वारा बनने वाला प्रेशर बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन इज रिक्वायर्ड बिफोर गिविंग क्लियर लिक्विड फ्लूइड आफ्टर एनेस्थीसिया? नेवर बी कंफ्यूज। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में हमने देखा था कि एनेस्थीसिया वाले पेशेंट को आप सॉलिड फूड देना चाहते हैं तो आप क्या चेक करेंगे, उसका आंसर आपने देख लिया। अब यहाँ पर आप लिक्विड देना चाह रहे हैं तो इस सिचुएशन में क्या चेक करेंगे? यूरिन आउटपुट, बाउल साउंड, वेट या फिर गैग रिफ्लेक्स? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एस्पेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस ऑल्सो। The correct answer of this question is option D, check gag reflex. एनेस्थीसिया से जब पेशेंट रिकवर हो रहा है, उसे आप लिक्विड देना चाहते हैं तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि पर्सन में गैग रिफ्लेक्स मौजूद है या नहीं, उसके बाद ही इसे आप देंगे। क्वेश्चन नंबर 13, विच whitish discharge from vagina is seen in? यदि किसी फीमेल के वेजाइना से वाइटिस डिस्चार्ज आ रहे हैं, सफ़ेद पानी आ रहा है, तो ये किस सिचुएशन को डिनोट करता है? ट्राइकोमोनियासिस, सिफिलिस, गोनोरिया या कैंडिडियासिस? The correct answer of this question is option D, candidiasis. Whitish discharge from vagina mostly occurs due to कैंडिडियासिस। क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कशिंग ट्रायड? निम्न में से कशिंग ट्रायड में किसे आप सम्मिलित नहीं करेंगे? हाइपरथर्मिया, ब्रेडिप्निया, ब्रेडिकार्डिया या फिर वाइडेंट पल्स प्रेशर? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, हाइपरथर्मिया। कशिंग ट्राइड जो होता है उसके अंदर ब्रेडिप्निया, ब्रेडिकार्डिया
और वाइडेंड पल्स प्रेशर तीनों को सम्मिलित किया जाता है? ब्रैडीपनिया, ब्रैडीकार्डिया, वाइडेंड पल्स प्रेशर। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका हर एक लाइक हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियोस के लिए, ज़्यादा मेहनत करने के लिए, आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। थैंक्स फॉर लाइकिंग। क्वेश्चन नंबर 15, फुट ड्रॉप अकर्स ड्यू टू। यदि किसी पर्सन में फुट ड्रॉप हुआ है तो इसका क्या कारण माना जाएगा? सियाटिक नर्व, सुपरफिशियल पेरोनियल आर्टरी, डीप पेरोनियल नर्व, ब्रेकियल प्लेक्सिस। फुट ड्रॉप से नीचे दिए गए कौन सा ऑप्शन फुट ड्रॉप से संबंधित है? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, डीप पेरोनियल नर्व। डीप पेरोनियल नर्व फुट ड्रॉप से संबंधित है। लंबे समय से बेड पर रहने वाले पेशेंट्स को फुट ड्रॉप से बचाने के लिए फुटबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच लैब टेस्ट इज टू बी मॉनिटर्ड वाइल द क्लाइंट इज ऑन एमिनोग्लाइकोसाइड। एमिनोग्लाइकोसाइड्स यदि किसी पर्सन के अंदर चल रहा है एज अ ट्रीटमेंट, तो आप उसमें निम्न में से कौन सी लैब टेस्ट को मॉनिटर करेंगे? हीमोग्लोबिन, सीरम बिलिरुबिन, सीरम क्रिएटिनिन या फिर प्लेटलेट्स? एमिनोग्लाइकोसाइड्स। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, सीरम क्रिएटिनिन। सीरम क्रिएटिनिन उन पेशेंट में रेगुलरली मॉनिटर किया जाता है जिन्हें एमिनोग्लाइकोसाइड्स दिए जा रहे हों। क्वेश्चन नंबर 17, इन प्रीमी ग्रेविडा मदर एनलार्जमेंट अकर्स एट अप्रोक्सीमेटली गेस्टेशन। प्रीमी ग्रेविडा मदर्स के अंदर एनलार्जमेंट किस सप्ताह देखने को मिलता है? एंगेजमेंट किस सप्ताह देखने को मिलता है? करेक्ट करता हूं मैं इसे, एंगेजमेंट किस सप्ताह देखने को मिलता है? 30 से 32 वीक्स के बीच, 32 से 34 वीक्स के बीच, 34 से 36 वीक्स के बीच, 38 से 40 वीक के बीच। एंगेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें बच्चा स्लाइटली डाउन मूव करता है, इसे एंगेजमेंट कहते हैं। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, 34 से 36 वीक में। प्रीमी ग्रेविडा मदर्स में जो एंगेजमेंट है 34 से 36 वीक के बीच देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज एसोसिएटेड विद डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी। यदि किसी पर्सन में डिगॉक्सिन ड्रग चल रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिगॉक्सिन, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, इसे तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी के केस में आपको कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलेगा? हाइपोकैलीमिया, हाइपरनेट्रीमिया या फिर हाइपोकैल्सीमिया? The correct answer of this question is option A. Yes, you are right. Hypokalemia. उस पेशेंट में, उस पर्सन में जिसमें डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी हुई है, उसकी बॉडी के अंदर पोटेशियम का लेवल कम हो जाएगा, हाइपोकैलीमिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ओरल पिल्स कैन कॉज ऑल एक्सेप्ट। ओरल पिल्स के द्वारा क्या होता है एक को छोड़कर, वो एक क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए, डिक्रीज रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर। ऑप्शन बी, डिक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ऑप्शन सी, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ऑप्शन डी, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ सर्वाइकल कैंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, डिक्रीज्ड रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ओरल पिल्स यदि कोई पर्सन लेती है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर कोई फीमेल लेती है, तो उसके अंदर ओवेरियन कैंसर होने की संभावना कम हो जाएगी और उसके अंदर
इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर होगा, यानी ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बढ़ जाएगी, ना कि घट जाएगी। इंक्रीज रिस्क ऑफ सर्वाइकल कैंसर, उसके अंदर सर्वाइकल कैंसर होने की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। तो सिंपली आप याद रखिएगा, जो फीमेल्स ओरल पिल्स लेती हैं उनके अंदर रिस्क ऑफ इंक्रीज ब्रेस्ट कैंसर, उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ओरल पिल्स जो फीमेल्स लेती हैं उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और ऐसे पर्सन्स जो कि ओरल पिल्स ले रहे हों, ओवेरियन कैंसर और ओवेरियन कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है, जबकि सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। यदि किसी पर्सन में बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है तो इस सिचुएशन में ड्रग ऑफ चॉइस क्या मानी जाएगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिथियम कार्बोनेट, क्लोरप्रोमेजिन, ब्यूप्रोपियोन या फिर बेंजोडाइजेपिन्स। The correct answer of the question is option A, lithium carbonate। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर सिचुएशन में ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में हम लिथियम कार्बोनेट को इस्तेमाल करते हैं। लिथियम भी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसका थेराप्यूटिक लेवल अक्सर पूछा जाता है, इसे आप ज़रूर याद करिएगा। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हमने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स को इंक्लूड किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा। और हमें फेसबुक, टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो करें। टेलीग्राम पर आपकी प्रैक्टिस हेतु हमने कई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर्स पोस्ट कर रखे हैं। इसके साथ अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर हम नर्सिंग कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए डिफरेंट और एजुकेटिव वीडियोस रेगुलरली अपलोड कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन एंड ऑल द बेस्ट।